शोभा भारती। पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। स्वच्छता सर्वेक्षण सूची के टॉप 10 शहरों में आने का गाजियाबाद का प्रयास सफल नहीं हो पाया। सूची में गाजियाबाद को 19वां स्थान मिला। उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर टॉप 10 में नहीं है। एक बार फिर इंदौर ने सबसे अच्छे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के टॉप 10 शहरों की सूची में आने का गाजियाबाद का सपना एक बार फिर सपना ही रह गया। गाजियाबाद को टॉप 10 की सूची में जगह नहीं मिल पाई। गाजियाबाद का स्थान 19वां था। भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी है। एक बार फिर से इंदौर ने इस सर्वेक्षण सूची में बाजी मारी है। सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर इस बार भी टॉप पर रहा। वहीं गुजरात का शहर सूरत दूसरे स्थान पर काबिज है। इंदौर पिछले 3 साल से टॉप पर था और यह उसका लगातार चौथा साल है। सरकार की इस सूची में तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा। गंगा किनारे बसे शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी अव्वल रहा। वहीं बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित स्वच्छ महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए। टॉप 10 की सूची में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई के अलावा विजयवाड़ा, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और बड़ोदरा शामिल है। उत्तर प्रदेश का एक भी शहर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। राजधानी लखनऊ 12वें स्थान पर रहा, आगरा 16वें और गाजियाबाद 19वें स्थान पर रहा। इसके अलावा प्रयागराज 20वें, कानपुर 25वें, वाराणसी 27वें और मेरठ 41वें स्थान पर रहा। बता दें कि सर्वेक्षण के टॉप 10 शहरों की सूची में गाजियाबाद को लाने के लिए नगर निगम की ओर से काफ़ी पैसा बहाया गया था। स्कूली बच्चों की रैलियां कराई गई थी। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए गए थे। खुद नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इसके बाद भी अगर टॉप 10 में गाजियाबाद को जगह नहीं मिली तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार गुरुवार को गाजियाबाद दौरे पे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ क्राइम रिव्यू मीटिंग ली। एसएसपी कार्यालय और कविनगर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार आज गाजियाबाद के दौरे पर थे। सुबह उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ क्राइम रिव्यू मीटिंग ली। यह मीटिंग पुलिस लाइंस में हुई। बताया जाता है कि आईजी ने जिले के पुलिस अधिकारियों को गश्त बढ़ाने और क्राइम कंट्रोल करने की हिदायत दी। पुलिस लाइन से आईजी प्रवीण कुमार एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान चौकस रहने की नसीहत दी। उन्होंने पुलिस कर्मियों से बात भी की। आईजी सालाना निरीक्षण के क्रम में गाजियाबाद आए थे। हर साल एक बार पुलिस लाइंस और किसी एक थाने का निरीक्षण करने आते हैं। दोपहर बाद आईजी ने कविनगर थाने का निरीक्षण किया। थाने के निरीक्षण के दौरान हथियारों को करीब से देखा और उनके बारे में जानकारी हासिल की। आईजी ने जिम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने मीडिया से भी बात की। देखिए, इस समय हर पुलिस के हर जवान को कई सारी चुनौतियाँ एक साथ सामना करना पड़ती है। एक तो कोरोना का टाइम है, उसमें क्या स्थिति है, कैसे कैसे लोगों को हमें जागरूक करना है, अपने लोगों की सुरक्षा रखनी है। साथ ही साथ जो अपराध नियंत्रण की स्थिति है उसमें प्रभावी कार्रवाई करवानी है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जेल का, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का कैसे एक बेहतर समन्वय हो और कैसे हम अपराधी पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करा सकें, इस पर हम लोगों का उद्देश्य होता है। निरीक्षण पर जाकर के देखना, पुलिस के वेलफेयर से लेकर के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और क्राइम कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंशन पर अपनी बात रखना, देखना। और इसी क्रम में जो गश्त अफसर थे उनके साथ बात की गई।
जो इंस्पेक्शन किए पुलिस लाइन के, जो रखरखाव की स्थिति को देखा गया और जहाँ जहाँ पर अच्छे कार्य हुए उनकी सराहना भी की गई और जहाँ जहाँ पर लगता है कि इसमें और अभी सुधार की गुंजाइश है उसको भी एक अच्छी तरह से सभी लोगों को निर्देशित भी किया गया, बताया भी गया। आईजी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ महीनों के भीतर गाजियाबाद में कई घटनाएं हो चुकी है। बिल्डर विक्रम त्यागी को तलाश करने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि क्या आईजी के दौरे के बाद पुलिस की कार्यशैली में कोई परिवर्तन आता है, क्या अपराध को कंट्रोल करने में पुलिस को कामयाबी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शादी से इनकार करने की कीमत एक युवा डॉक्टर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कोविड-19 में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या उसके ही साथी डॉक्टर विवेक तिवारी ने ही की है। विवेक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आगरा पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में 26 साल की डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या उसके दोस्त डॉक्टर विवेक तिवारी ने ही की है। विवेक ने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। विवेक का कहना है कि वे पिछले 7 साल से रिलेशन में थे, लेकिन जब उसने योगिता से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उसने इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर दोनों में खूब बहस भी हुई थी, जिससे नाराज होकर उसने गला दबाकर योगिता को मारना चाहा, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई तो उसने अपनी कार में रखे चाकू से योगिता के सिर और चेहरे पर वार किए और बामरोली गांव के पास सुनसान जगह पर शव फेंक दिया। जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से। योगिता की लाश बुधवार को आगरा के डोकी इलाके में बमरोली गांव के पास खेत में मिली थी। उसके चेहरे और सिर पर चाकू से हमला किया गया था। पुलिस ने जब शव की तलाशी ली तो उसके जेब से कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिले। मोबाइल भी गायब था। बाद में शव की शिनाख्त एसएन मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभाग में पीजी की छात्रा डॉक्टर योगिता गौतम के रूप में हुई। योगिता मंगलवार शाम से गायब थी। योगिता की मां ने आरोप लगाया कि विवेक लगातार उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। और जब हम सुबह के यहाँ पे 9 बजे के ऑफिस में बैठे हुए हैं पुलिस ऑफिस में, तो हमने एफआईआर लिखवाई, एसआरई अपनी स्थिति बताई कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी बेटी ऐसे ऐसे हो गया है और उससे ऐसे ऐसे फोन आया है। लेकिन जब हमने एफआईआर लिखी तो मेरी बेटी के एफआईआर उन्होंने नहीं मानी कि ये आपने क्या लिखा है, ये आपने क्या लिखा है, वो ऐसे बोल रहे हैं और उसको रिसीव नहीं किया। तो हमने कहा सर आप बता दीजिए, मेरी बेटी का फोन सर्विस लाइन पे डाल दीजिए, कहीं पे भी होगा तो उसका फोन 6 बजे से ही स्विच ऑफ आ रहा है मेरे और 3 बार फोन खुला है, मैंने हेलो करिए और तुरंत वो बंद कर दिया। किसके पास फोन है मुझे। मैंने उस रिक्वेस्ट करी थी पुलिस वालों से, सर आप मेरी बेटी का नंबर, उस लड़के का नंबर सर्विस लाइन पे डलवा दीजिए, पता लग जाएगा कौन सी गाड़ी है, कहाँ है। कितनी बार उसने बात करी है, तुमने क्या करा, बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती आशा है, मेरी बेटी का नाम है डॉक्टर योगिता गौतम। ठीक है। MS गायत्री। लड़के का नाम है विवेक तिवारी और अभी कोविड में सबसे पहला ऑपरेशन उसने किया था, तो सारी जगह ये मीडिया वाले आए थे, सभी जानते हैं। डीएम ने भी उसको थैंक यू बोला था, सभी लोग उसको जानते हैं कि डॉक्टर योगिता ने पहला कोविड का ऑपरेशन किया था, सभी लोगों ने उसको बधाई दी। वहीं पुलिस ने बताया कि 3 साल पहले एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर योगिता ने पीजी में एडमिशन लिया था। वह आगरा के थाना एसएम गेट के नूरी दरवाजे पर किराए पर रहती थी। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि डॉक्टर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ चल रही है। वह घटना में इस्तेमाल हथियार व गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। तत्काल हमारी पुलिस ने जालौन पुलिस की मदद से डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में लिया
और उससे पूरी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान डॉक्टर विवेक तिवारी ने पूरी घटना को कबूल किया है और उसने बताया कि वो जालौन से आकर यहाँ डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की। दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर योगिता ने वर्ष 2009 में मुरादाबाद के तीर्थकर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था। आरोपी डॉक्टर विवेक भी उसी मेडिकल कॉलेज में योगिता से 1 साल सीनियर था, तभी उसकी मुलाकात हुई थी। योगिता के परिजनों का आरोप है कि विवेक लगातार उस पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी विवेक ने हत्या कर दी। कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के इलाज में डॉक्टर योगिता महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि देश में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री को ही जाता है। उन्होंने ही देश में मताधिकार की उम्र को कम कराया था। गुरुवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 77वीं जयंती गाजियाबाद के जिला में महानगर कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को देश में युवाओं को मतदान का अधिकार 18 वर्ष में दिलाने का श्रेय जाता है, जबकि पहले मतदान का अधिकार युवाओं को 21 वर्ष का था। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, युवा भारत का सपना देखने वाले 21वीं सदी की कल्पना के साथ, जिन्होंने भारतवर्ष में अपार संभावनाएं नौजवानों के लिए पैदा की, ऐसे महान नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद की तरफ से, जनपद के समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। कांग्रेसियों ने कहा कि देश में संचार क्रांति से लेकर कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री को ही जाता है। आज कंप्यूटर क्रांति में देश अग्रणीय है, यह उनकी ही देन है। उन्होंने देश के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं पैदा की हैं। निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिलाया। युवा भारत की कल्पना को साकार करने के लिए डेनमार्क से फ्रीजन नस्ल की गायों का आयात कर देश में श्वेत क्रांति का सूत्रपात करने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास का जो खाका खींचा, तब से आज तक अप्रत्याशित रूप से गांवों का विकास हुआ है। राजीव जी ने अपने समय में जब ये महसूस किया कि गांवों का विकास भ्रष्टाचार के चलते नीचे के स्तर पर वहाँ तक विकास की किरण नहीं पहुँच रही है, तो उन्होंने जवाहर रोजगार योजना दी और दिल्ली से सीधा ग्राम प्रधान के खाते में, गांव के प्रतिनिधि के खाते में वो पैसा आज तक आता है। ऐसे सारे जो काम पंचायती राज के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी देने का काम ऐतिहासिक रूप से राजीव जी ने किया। जिला कांग्रेस के अलावा महानगर कांग्रेस कार्यालय पर भी पूर्व प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर याद कर नमन किया गया। वह उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी इस दौरान कांग्रेसियों ने लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 48 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी की घोषणा गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर की गई, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में नामित पदाधिकारियों के नदारद रहने से अफरा तफरी का माहौल रहा। समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की घोषणा गुरुवार को कर दी गई। कार्यकारिणी का ऐलान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हाजी मुबारक अली ने किया। सपा के जिला अध्यक्ष राशिद अली ने बताया कि कार्यकारिणी में 48 पदाधिकारी नामित किए गए हैं, जो सभी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि इस दौरान नामित किए गए अधिकतर पदाधिकारी गायब रहे। बड़ी संख्या में नामित पदाधिकारियों के घोषणा के समय गायब रहने से प्रकोष्ठ की मजबूती को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सदस्यों के न पहुंचने से प्रेस वार्ता में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। हालांकि पार्टी के पदाधिकारी बार बार बाकी सदस्यों के आने की बात करते रहे, लेकिन फिर भी कोई सदस्य मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे सपा नेताओं के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। साथ ही प्रकोष्ठ के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट न्यूज़। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग के शीघ्र ठीक होने को लेकर हवन में पूजन करने का सिलसिला लगातार जारी है।
गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा कई व्यापारी संगठनों ने हवन किया। अतुल गर्ग कोरोना संक्रमित है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और शहर विधायक अतुल गर्ग को कोरोना संक्रमित होने के बाद कौशाम्बी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। वहीं उनके संक्रमित होने की खबर फैलते ही क्षेत्र में उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना के लिए यज्ञ और प्रार्थनाएं शुरू हो गई है। जगह जगह हवन और भगवान से दुआएं मांगी जा रही है। बुधवार को जहां वार्ड नंबर 2 राहुल विहार में क्षेत्रवासियों ने बाबा बालकनाथ मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया, तो वहीं गुरुवार को भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी महर्षि वाल्मीकि पार्क में अतुल गर्ग के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यज्ञ का आयोजन किया। ओम विष्णु 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 अद्वितीय ब्रह्मणे परादेशी सुवितवाराय कल्पे अष्टाविंशतने कलियुगे कल्पितं चरणे भारत प्रति भारत खंडे आर्यावर्ते देशे गणमुक्तेषु क्षेत्रे गाजियाबाद मंडला संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से गुरुवार को पूजा और हवन का आयोजन किया गया। व्यापारियों ने हवन में आहुतियां देकर अतुल गर्ग के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग काफी सक्रिय थे। सभी जिलों में जाकर वे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई करते रहे। इस दौरान कहां वे संक्रमित हो गए उन्हें खुद नहीं मालूम चला। अतुल गर्ग ने पिछले 3 दिनों के भीतर उनसे मिलने वालों को कोरोना टेस्टिंग करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बुधवार और गुरुवार को हुई तेज बारिश से शालीमार गार्डन के कई इमारतों के बेसमेंट पर पानी भर गया। गुरुवार को मशीनों के जरिए जमे पानी को निकाला गया। पानी की वजह से बुधवार से कई लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। बुधवार को शहर में भारी बारिश के बाद कई क्षेत्र जलमग्न हो गए और जल जमाव हो गया। गुरुवार को जगह जगह से पानी निकासी का काम शुरू किया गया। साहिबाबाद के वार्ड 37 शालीमार गार्डन मेन रोड पर कई बिल्डिंगों के बेसमेंट में पानी जमा हो गया। पानी निकालने के साथ ही फंसे हुए लोगों को भी निकाला गया। भाजपा के स्थानीय पार्षद सरदार सिंह भाटी की ओर से पानी निकालने का अभियान चलाया गया। इसमें सुपर शकर मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। ट्रांसजेंडर एरिया के शालीमार गार्डन की सैकड़ों बिल्डिंगों के बेसमेंट पर पानी भर गया है। पानी निकालने के काम में नगर निगम भी मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आगरा बस हाईजैक मामले के मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता को आगरा पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का दूसरा साथी जहां भागने में कामयाब रहा, वहीं मुठभेड़ में स्वाट टीम का एक सिपाही भी बुरी तरह से घायल हुआ है। आगरा के मलपुरा में 34 यात्रियों से भरी बस को हाईजैक करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बस के अपहरण मामले में मुख्य आरोपी जैतपुरा निवासी प्रदीप गुप्ता को पुलिस ने उस समय घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जब वह बाइक से फरार होने की फिराक में था। देखिए, कल जो थाना मलपुरा क्षेत्र में बस को कब्जे में लेकर यात्रियों को जो है किडनैप करने की जो घटना हुई थी, जिसके क्रम में मुख्य अभियुक्त प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें फिरोज़ाबाद, इटावा और अपने जयपुर आदि इलाके में, फतेहाबाद इलाकों में भ्रमणशील थी। पूरी रात भर चेकिंग और जानकारी करने के उपरांत जो है आज सुबह करीब 5 बजे हमारी टीम, जिसमें कि क्राइम ब्रांच की टीम है, एसओजी की टीम है, थाना फतेहाबाद की टीम है, मलपुरा की टीम है, उनके साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी प्रदीप गुप्ता और उसका साथी यतेंद्र यादव, ये दोनों आ रहे थे। घेराबंदी में उन लोगों ने फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त प्रदीप गुप्ता जो मेन मास्टरमाइंड है, उसके गोली लगी है। उसको इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान प्रदीप गुप्ता का दूसरा साथी चित्राहट निवासी यतेंद्र यादव फरार हो गया। इस मुठभेड़ में स्वाट टीम का एक सिपाही सुदर्शन भी घायल हुआ है।
पुलिस की स्पेशल टीमें प्रदीप से घटना की जानकारी करने के लिए पूछताछ में जुटी हुई हैं। दूसरा अभियुक्त जो है इधर खेतों में भागने में भाग गया है। हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो साथी इसके जानकारी में है उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने एक स्पेशल टीम बनाकर अभियुक्त जो घायल हुआ है प्रदीप गुप्ता, उससे पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य इनके साथी और इनके जो गाड़ियां जिसने उपयोग किया है उन सभी की बरामदगी के लिए हमारी टीम लगी है। मंगलवार देर रात को कल्पना ट्रेवल्स की एक बस को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया था। बदमाशों ने कुछ दूरी पर बस के ड्राइवर व कंडक्टर को पैसे देकर उतार दिया और बस को लेकर चलते बने। फिर से 12 घंटे की मशक्कत के बाद बस झांसी में बरामद हुई थी। पहले पुलिस मामले को फाइनेंस का बता रही थी, लेकिन परिजनों और फाइनेंस कंपनी के बयान के बाद पुलिस ने घटना को लेन देन का बताते हुए मास्टरमाइंड प्रदीप को गुरुवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। नौकरी से निकाले जाने के बाद बकाया वेतन भुगतान न मिलने पर श्रीराम कंपनी के 2 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि वे भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। श्रीराम पिस्टन कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग श्रीराम पिस्टन के कर्मचारी हैं और श्रीराम पिस्टन की तानाशाही नीतियों के कारण आज लोग हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे बच्चों का हमारा जीवन अंधकार में है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि हाल ही में कंपनी प्रबंधक के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष बैठक भी हुई थी, जिसमें उनका बकाया भुगतान किए जाने का वायदा किया गया था, लेकिन वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नौकरी मिलना तो दूर, उन्हें बकाया भुगतान भी नहीं मिल रहा। रात को भी सड़कों पर ही सो रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमारा यहाँ नहीं होता है तो हम दिल्ली जाएंगे योगी जी और मोदी जी के पास अपने बीवी बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें इच्छा मृत्यु का वो दो, हम मरना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आज हमारे बच्चों की ना तो फीस जमा हुई है ना हमारे मकान मालिक का किराया गया। कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उन्हें बकाया भुगतान नहीं दिलाया जाएगा और रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाएगी, वह इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।